आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10 मोलरता HCl के 100 ml को 10 मोलरता Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है। इसमें आपको बताना है कि जो परिणामी विलयन बनेगा वह विलयन कैसा प्रकृति होगा, अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा कि उदासीन होगा कि उभयधर्मी होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल जब करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले HCl के लिए पहले हल किया जाएगा, उसके बाद से जो है सोडियम कार्बोनेट के लिए हल किया जाएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर HCl के लिए, किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, HCl के लिए। अब यहाँ HCl के लिए अगर यहाँ पर हल करते हैं तो इनकी पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं HCl के लिए, उसके बाद जो है Na2CO3 के लिए हल करेंगे। यहाँ पर दो केमिकल है, तो पहले HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए हल करेंगे, उसके बाद से जो है सोडियम कार्बोनेट के लिए हल करेंगे। तो HCl में अगर आयनों की संख्या यहाँ पर कितना होता है, तो अगर HCl को जब तोड़ा जाएगा तो H के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो N बराबर 1 हो जाएगा, आयनों की संख्या N बराबर 1 हो जाएगा। और इनका जो HCl का जो मोलरता दिया गया है 10 m दिया गया है, मतलब 10 मोलरता है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलरता इसमें दिया गया है, मोलरता बराबर इसमें 10 दिया गया है। अब यहाँ आयतन इनमें कितना दिया गया है, तो इनका आयतन कितना दिया गया है, तो यहाँ आयतन जो दिया गया है 100 ml दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 ml जो है यहाँ पर आयतन है। देखिए यहाँ पे 100 ml इसका आयतन दिया हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा कि HCl में आयनों की संख्या 1 होती है, क्योंकि यहाँ प्लस 1 होता है। मोलरता प्रश्न में 10 दिया गया है, आयतन जो दिया गया ml वाला जो दिया गया है यह आयतन हो गया, यह 100 ml हो गया। अब यहाँ नार्मलता की गणना करेंगे कि नार्मलता इसमें कितना होगा। तो नार्मलता का सूत्र क्या होता है, तो नार्मलता बराबर होता है आयनों की संख्या गुणे मोलरता होता है। यहाँ पर जो है आयनों की संख्या गुणे क्या होता है, मोलरता होता है। अब आयनों की संख्या इसमें N का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और मोलरता इसमें कितना है, तो 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो 10 एकड़ नम कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 एकड़ नम 10 हो जाएगा। नार्मलता जो है 10 आ गया। अब यहाँ पर जो है HCl का जो है HCl के मिली जो ml है, मिली मोलों की संख्या निकालेंगे, कितना इसमें मिली मोलों की संख्या कितना है। तो मिली मोलों की संख्या इसमें देखेंगे कितना होगा। तो मिली मोलों की संख्या का फार्मूला क्या बनेगा, तो बराबर करके लिखेंगे यहाँ पर N1V1 जो है इसमें बन जाएगा मिली मोलों की संख्या। अब N1 का मान इसमें कितना है, तो N1 का मान जो है नार्मलता जो है 10 दिया गया है, तो 10 रख दीजिए। V1 आयतन जो दिया है, यहाँ पर आयतन एक जो है 100 दिया है, 100 में 10 का गुणा कर लीजिए, 1000 जो है यहाँ पर आ चुका मोलों की संख्या। इसमें मोलों की संख्या कितना आया, 1000 आया। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि जो है Na2CO3 में मोलों की संख्या कितना आ रहा है। तो जैसे इसको हल किए हैं, HCl को हल किए हैं, इसी प्रकार Na2CO3 को हल करेंगे। अब यहाँ आयनों की संख्या इसमें 1 है, तो इसमें आयनों की संख्या N बराबर 2 होगा। अब यहाँ Na पर प्लस 1 चार्ज होता है, लेकिन 2 लगा हुआ है, तो इसलिए इस पर आयनों की संख्या इसमें 2 हो जाएगा। अब यहाँ मोलरता इसमें तो 10 दिया है, और यहाँ पर भी देखेंगे प्रश्न में तो मोलरता भी इसमें भी देखेंगे तो 10 ही दिया है, क्योंकि यहाँ लिखा है Na2CO3 10 मोलरता। यहाँ भी मोलरता का मान जो इसमें दिया है 10 ही दिया गया है। पहला वाला जो HCl में मोलरता 10 था, और सोडियम कार्बोनेट में भी मोलरता 10 है। इसमें जो है आयतन कितना दिया गया है, तो 75 ml दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयतन जो दिया गया है, यहाँ आयतन लिखेंगे 75 ml है, 75 ml है। यहाँ पर 100 ml है, तो यहाँ पर 75 ml है। अब यहाँ नार्मलता का सूत्र लिख लेंगे। नार्मलता बराबर क्या सूत्र बनेगा, नार्मलता बराबर N गुणे मोलरता होता है।
अब यहाँ मान को भर लेंगे तो n का मान इसमें कितना है, तो n का मान जो है 2 है तो 2 हो गया। और मोलरता कितना है तो 10 है तो 10 रख देंगे। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें 20 हो गया। इसमें कितना आया था 10 आया था, इसमें 20 हो गया। अब इसमें लिखेंगे HCl के लिए मिली मोलों की संख्या लिखे हैं तो इसमें लिखेंगे किसके लिए Na2CO3 के मिली मोलों की संख्या, के मिली मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या। तो मिली मोलों की संख्या यहाँ पर जब निकालेंगे तो मिली मोलों की संख्या जब यहाँ पे गणना करेंगे तो सूत्र क्या लागू करेंगे, यहाँ N1 जो है N1V1 लागू किया है तो यहाँ पे क्या बनेगा N2V2 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे N2V2 हो जाएगा। यहाँ पर N2V2 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे N2V2 हो गया। N2 मतलब नार्मलता, नार्मलता इसमें कितना है 20 है। और आयतन कितना इसमें है तो V2 का मान इसमें 75 है। आयतन 75 हो गया। 75 में 20 का गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, यहाँ पर 1500 आ जाएगा। 75 में 20 का गुणा हो गया, यहाँ पर 1500 आया और यहाँ पर 1000 आया। तो आप देख सकते हैं कि किनका मान अधिक है। तो सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या जो है अधिक है, मतलब ये 1500 है। 1500 किससे अधिक है तो 1000 से अधिक है। और इसकी जो प्रकृति होती है, जो सोडियम कार्बोनेट का जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। अब इनकी संख्या अधिक है इसलिए क्या लिखेंगे परिणामी विलयन कैसा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर परिणामी विलयन जो होगा क्या हो जाएगा क्षारीय होगा। क्या हो जाएगा आप लिखेंगे आपका परिणामी जो विलयन होगा ये क्षारीय हो जाएगा। अब परिणामी विलयन क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो मोलों की संख्या 15 है, 1500 अधिक है, 1000 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। इसमें परिणामी विलयन क्या बनेगा क्षारीय हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्षारकीय होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला विकल्प आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको जो बताया गया विकल्प में तो कैसे इसको हल किया गया है। तो एक बार और ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या मान दिया है। मतलब यहाँ 2 केमिकल है तो एक HCl है और एक जो है सोडियम कार्बोनेट है। तो पहले HCl के लिए पूरा मान निकाल लीजिए, उसके बाद से Na2CO3 का पूरा मान निकाल लीजिए और मान को मिलान करिए किसका मान अधिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1500 है और इसका मान 1000 है तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो गया, इसका मोलों की संख्या ज़्यादा है और इसकी मात्रा जो है कम है तो इसलिए इसका जो है परिणामी विलयन क्या हो जाएगा क्षारकीय होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज दिया गया है और उसका जो है परमाणु क्रमांक Z बराबर 29 होता है। मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब कॉपर +2 लगा हुआ है तो पहले Cu मतलब कॉपर और कॉपर का जो है परमाणु क्रमांक 29 होता है। अगर 29 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या आएगा, तो देखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3s2 3p6 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 4s1 और लिखेंगे यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब लेकिन यहाँ पर कॉपर 29 का निकला, लेकिन यहाँ पर बताना है कॉपर 2+। इसका मतलब हो गया कॉपर 2+ का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो +2 लगा हुआ है इसका मतलब ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 29 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या बनेगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि पहले s वाला जो है या 4s1 पहले बाहरी क्लास वाला इलेक्ट्रॉन कम होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3d9 हो जाएगा। अब 3d9 जो होने के बाद से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या बताना है संख्या निकालना है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, तो लास्ट वाला क्लास में देखेंगे 3d और 3d में देख रहे हैं d में जो है 5 खाना होता है। कितने खाना होते हैं 5 खाना होता है, 1 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गए, 6 7 8 9। बताइए अब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया। अब भरने पर एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है तो यह तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो खाली होता है उसी को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे इसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 1 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या बनेगा
तो लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल किया गया है। सबसे पहले कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, उसके बाद से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दीजिए, पुनः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। यहाँ पर गिन सकते हैं 27 चाहिए तो क्या होगा 2 2 4 10 2 12 6 18 18 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 के निकालना क्योंकि 29 में से 2 कम हो जाएगा। इसको जब इसमें भरेंगे 3D के लिए बनाएंगे, यहाँ पर 3D के लिए जब बनाएंगे तो D में 5 बॉक्स होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद से 2 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं लास्ट में एक जो है खाली है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया 1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग क्या हो गए समझ गए होंगे। अब इसमें कुल कितने आयन बताना है, CONH35Cl और यहाँ Cl2 में कितने आयन होंगे। तो देखिए आयन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे CO और NH3 है और यहाँ जो है अमोनिया के नीचे 5 दिया गया, बगल में Cl है और बाहर क्या है Cl2 है। अगर इसको हम आयन में बदलते हैं तो लास्ट में क्या दिया गया, देखिए लास्ट में नीचे घात कितना है 2 है, तो जब 2 घात है तो इसको ऐसे लिखेंगे CONH3 नीचे 5 5 रहने दीजिए और Cl है तो Cl को उतार दीजिए और लास्ट वाला जो जितना रहेगा घात ये लास्ट में जो लिखा है वही प्लस में हो जाएगा, +2 हो गया प्लस हो जाएगा। और Cl जो लास्ट में देखिए Cl लिखा है तो Cl का जो है ये जो है आयन इसके ऊपर कितना होता है माइनस चार्ज होता है, माइनस लग जाएगा, इसके ऊपर माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ Cl2 लगा हुआ है तो आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे संतुलित करने के लिए। अब दोनों पक्ष अभिक्रिया क्या है संतुलित हैं। ये +2 कहाँ से आए अब से समझेंगे, जितना यहाँ पर 2 दिया है मतलब देखिए नीचे जितना घात दिया रहेगा वही घात ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ Cl का ऊपर जो है माइनस चार्ज होता है तो ये Cl के ऊपर माइनस हो गया और ये 2 यहाँ लगा है तो 2 लगाने के लिए संतुलित कर दिया गया, 2 लगा करके दोनों पक्ष क्या है संतुलित है। अब इसमें कुल कितने आयन है तो लिखेंगे यहाँ पर आयनों की संख्या पूछा गया, तो अब आयनों की संख्या कितना हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर आयनों की संख्या, तो आयनों की संख्या बराबर होगा। अब यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है तो 2 + 1 हो जाएगा बराबर 2 धन आयन है 1 ऋण आयन है। लेकिन जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ऋण आयन चिन्ह नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा +2 और इस पर 1 चार्ज है तो 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें आयनों की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो ध्यान देंगे जो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन जो है फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है, पहले उनको जानकारी रखेंगे फेहलिंग विलयन को कौन अपचयित करता है। तो यहाँ लिखेंगे फेहलिंग विलयन को अपचयित कौन करता है, तो लिखेंगे फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है। कौन करता है तो कहेंगे यहाँ पर जो है एसल्डिहाइड CHO जिसमें रहेगा वो अपचयित करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे CH3COOH है, तो यह जो है फेहलिंग विलयन को जो है अपचयित नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल है, ठीक ना, मैंने का जो है COOH है, इसमें क्या चाहिए CHO चाहिए। तो ये इसको जब तोड़ा जाएगा तो यह CHO में अपघटित नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये तो पहला ऑप्शन हो गया। थोड़ा इसको चेक करेंगे HCOOH है तो क्या इसके अंदर यह CHO है क्या, जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर देखा जाए तो H हो जाएगा और यहाँ C और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा OH। देखेंगे इसमें CHO है क्या CHO, देखिए इधर से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है CHO हो जा रहा है, इसमें बैठ रहा है CHO आ जा रहा है। इसमें तो दिखाई दे रहा है CHO है, इसमें भी दिखाई दे रहा है CHO है, इसका मतलब इसमें भी CHO है, इसमें भी CHO है और इसमें भी CHO है। इसका मतलब यह जो है फेहलिंग विलयन का जो है अपचयित नहीं कर पाएगा। मतलब यह ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा विकल्प ए जो है यही सही हो जाएगा। CH3COOH जो होगा यह जो है इसके अंदर जो है CHO नहीं बैठ पाएगा। देखिए इसमें कहेंगे COOH है तो इसमें CHO कैसे, जब इसको तोड़ेंगे तो CHO दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो इसमें CHO आ गया तो ये भी आपका फेहलिंग विलयन को अपचयित करेगा। इसमें तो दिखाई दे रहा है CHO, इसमें भी CHO दिखाई दे रहा है और इसमें CHO दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ए वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें फेहलिंग विलयन को अपचयित कौन नहीं करता है, जिसमें CHO नहीं होगा वह जो है अपचयित नहीं करेगा, जिसमें CHO है वह अपचयित करेगा। तो अगला प्रश्न समझेंगे।
अब अगला प्रश्न दिया गया है, सूत्र दिया गया यहाँ पर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 11 है और नाइट्रोजन 1 में से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। कितने जो है आप प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। प्राथमिक एमीन का पहचान क्या है, जिसमें NH2 लास्ट में रहेगा तो समझिए प्राथमिक एमीन है। अगर इसको हम तोड़ा जाए तो पहला अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, CH3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर जो बनेगा CH2। कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 चाहिए और हाइड्रोजन जो है आपको 11 चाहिए। तो 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 7 7 क्या 3 2 5 2 7 7 7 8 9 और 9 2 11 हो गया। तो एक जो है संरचना ऐसे बना सकते हैं प्राथमिक एमीन का। कैसे, NH2 इसमें आ गया। देखिए नाइट्रोजन 1 है तो इसमें नाइट्रोजन 1 है, जिसमें NH2 रहता है ये प्राथमिक एमीन है। तो एक संरचना तो ऐसे संभव हो जाएगा। दूसरी संरचना कैसे बना सकते हैं, तो दूसरी संरचना जो बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं CH3 बना सकते हैं, CH3 CH2 बना सकते हैं, फिर लिखेंगे CH और नीचे लगा सकते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ लिखेंगे NH2। यह हो जाएगा आपका द्वितीय संरचना हो जाएगा। और तृतीय संरचना कैसे बना सकते हैं, तो CH3 CH यहाँ पे लिख सकते हैं CH और नीचे यहाँ लगा सकते हैं CH3 यहाँ लिख देंगे CH और 2 और लिखेंगे यहाँ पर NH2। यह तीसरी संरचना बना सकते हैं। मतलब यह NH2 एक बार इस कार्बन के साथ जुड़ा है, अब यह कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर यह कार्बन इसके साथ जुड़ता जाएगा, तो ऐसे जुड़ते जाएंगे क्रमशः। तो 3 संरचना हो गया। और लास्ट वाला बना सकते हैं, ऊपर जो है CH3 एक यहाँ रहेगा, CH3 यहाँ रहेगा और CH3 यहाँ पर रहेगा और यहाँ NH2 लगा सकते हैं। तो टोटल कितने बन सकते हैं, तो प्राथमिक एमीन संभव हो सकता है, मतलब इसका प्राथमिक संभव कितने एमीन जो है बन सकते हैं, तो यहाँ पर 4 बन सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक NH2 इसमें बन गया, 2 3 4, तो टोटल इसमें 4 जो है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि इनका कहना है सवाल में कि जो प्राथमिक एमीन किस प्रकार की इसमें संरचना बना सकते हैं, कितनी संरचना बन सकती है। तो प्राथमिक एमीन की टोटल 4 संरचना इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, विकल्प नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। विकल्प में यहाँ पर विकल्प जो लिखा गया है 4 4 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 है 3 है 4 है, इसको 5 बना लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, 4 जो है इसमें प्राथमिक एमीन जो है संभव है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन इसमें लिख दिया गया था तो थोड़ा सुधार कर लिया जाएगा। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या लिखेंगे, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से लिख देंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है विटामिन जो है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विटामिन सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन जो है सी के कमी से जो है यह स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 बिलियन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ बताना है कि विलय की जो सांद्रता दिया गया है वह pp जो है m में दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और यहाँ पर मिलीग्राम प्रति लीटर और यहाँ मोल प्रति किग्रा। और मान जो है देख सकते हैं 3.5 है, तो सब में जो है 3.5 दिया गया है, बस मात्रक जो है यहाँ पर बदल गया है। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका मान दिया गया है, तो विलय की सांद्रता दिया गया है। तो यहाँ नोट करेंगे कि विलय की जो सांद्रता है, देख लेंगे यहाँ पर विलय की सांद्रता, और विलय की सांद्रता कितना दिया गया है प्रश्न में, तो विलय की जो सांद्रता है वह दिया गया 3.5 ppm दिया गया है। और 1 ppm किसके बराबर होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 ppm बराबर होता है एक जो है मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। 1 ppm किसके बराबर होता है, तो 1 ppm जो होता है 1 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर। तो यहाँ ppm को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3.5 और ppm हट जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा मिलीग्राम हो जाएगा प्रति लीटर हो जाएगा।
ppm हट गया और ये मिलीग्राम प्रति लीटर में बदल गया और 3.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 3.5 ही होगा और यहाँ पे क्या बनेगा मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। तो यहाँ ppm को बदल दिया गया तो कितना आ गया 3.5 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर आ गया। तो इसमें विकल्प जो है सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प जो है यहाँ लिखाएगा विकल्प सी जो है यहाँ पर क्या है सही है, विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी क्या सही होगा 3.5 मी बना करके ग्रा लिखा है, इसका मतलब मिलीग्राम क्या लिखाएगा मिलीग्राम प्रति लीटर इसको पढ़ा जाता है। तो यह ऑप्शन इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मिलीग्राम इसको पढ़ेंगे और 1 ppm जो होता है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के क्या होता है बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑप्शन जो है सी कैसे सही हुआ है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यमन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो यहाँ पर यमन की जो अति समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो यहाँ पर यमन की जो है ऑक्सीकरण अवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों प्रकार को अगर नॉलेज रखना है तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यमन, याद रखेंगे पहला क्या होगा यमन की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। तो यमन की जो सबसे स्थिर जो अगर ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है तो इसको याद करेंगे। यमन की जो स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होता है यमन की जो 3 प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे स्थिर अगर अवस्था लिखना है तो लिखेंगे +2 होता है। अगर स्थिर अवस्था पूछा जाता है स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था तो ये +2 होता है। अगर यमन की जो है अगर पूछा जाए यहाँ पर यमन की जो है यमन मैग्नीज जिसको बोलते हैं यमन की अति समान अवस्था क्या होता है, तो कहेंगे यहाँ पर अति सामान्य जो अवस्था होता है अति सामान्य ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है वो कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे अति जो है समान ऑक्सीकरण जो अवस्था है तो उसका जो अवस्था बना हुआ है अब यहाँ पे कितना नोट कर लेंगे, इसका मान जो होता है +2 और 7 होता है। क्या होता है +2, +7 होता है। और यहाँ पे देखिए अति समान अवस्था की बात करेंगे तो +2 प्लस क्या होता है 7 होता है। अगर यह पूछा जाए कि यमन की जो है यमन की यहाँ पर पूछा जाए कि समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो यमन की जो समान जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो समान जो है ऑक्सीकरण अवस्था अगर पूछा गया तो यहाँ पर समान ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके। तो यहाँ पर +2 होता है, क्या क्या होता है +2 लिखेंगे यहाँ पर +2 +4 +4 +6 +7 इतना जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है 2 4 6 7 होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा है, यहाँ पर 3 जो है यहाँ आपको मान बताया गया है और इन तीनों मानों को देख करके आप उत्तर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि यमन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था, तो यमन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो +2 +7 होता है। तो +2 +7 किसमें है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प जो है यहाँ लिखाएगा विकल्प जो डी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प डी इसमें जो दिया गया है विकल्प डी में क्या दिया गया है +2, +7 हो जाएगा। यहाँ पर अति समान पूछा गया तो अति समान जो अवस्था पूछा जाएगा तो +2 और +7 होता है। अगर यही स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाता तो आप +2 बताए होते, ठीक ना। और समान ऑक्सीकरण बताया जाएगा तो +2 4 +6 +7 होता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है Cu है, कापर है और साइनाइड दिया गया है और नीचे 4 घात दिया गया और ऊपर 3 के ऊपर माइनस दिया गया। आयन में Cu की उप सहसंयोजन संख्या बताना है। यहाँ पर जो है उप सहसंयोजन संख्या ही केवल बताना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नहीं पूछा गया है। तो उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो Cn है वो कौन सा लिगेंड होता है। तो Cn जो होता है एक लिंगी मतलब एक दंती बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक दंती लिखेंगे यहाँ पर Cn एक दंती लिगेंड है। Cn क्या होता है एक दंती लिगेंड होता है, एक दंती क्या है लिगेंड होता है। और यहाँ पर एक दंती जो लिगेंड होता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एक दंती लिगेंड है तो यहाँ पर जो है उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा
तो यहाँ पर लिख लेंगे उपसंयोजन संख्या, इसका क्या हो जाएगा उपसह संयोजन। अगर संख्या यहाँ पर निकालते हैं तो उपसंयोजन संख्या बनेगा, क्योंकि CN जो है साइनाइड जो है एक लिंगी जो है एक दंती, ध्यान देंगे एक दंती लिगेंड है, तो यहाँ एक दंती एक हो गया और CN के नीचे 4 दिया है तो 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 एक का नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो विकल्प इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प नंबर जो है C सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो इसमें जो दिया गया है वो विकल्प C जो है C सही होगा, और C सही में क्या दिया है 4 है, इसमें 4 जो है इसमें सही जगह विकल्प C इसमें सही है, क्योंकि एक दंती जो लिगेंड होते हैं यहाँ पर 1 है और 4 इसके नीचे दिया है तो 4 एक का नंबर 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इसमें विकल्प 4 कैसे आया। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वाल्व किसनर अपचयन द्वारा होता है। तो वाल्व किसनर जो दिया गया, किसनर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ 4 समूह दिया गया है, यहाँ समूह बताना है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लेंगे कि यहाँ पर जो है वाल्व जो किसनर होते हैं जो अपचयन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर यह जो है वाल्व लिखेंगे यहाँ पर वाल्व किसनर का जब अपचयन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर अपचयन होता है, अपचयन से एल्केन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा। जब एल्केन प्राप्त होता है तो इसमें एल्केन वाला समूह कहाँ है, तो यहाँ एल्केन वाला समूह देखेंगे ये नाइट्रो समूह है, यहाँ पर जो ये कीटोनी समूह है एल्कोहल समूह है। तो यहाँ पर क्या दिया गया NH2, यही जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प जो है विकल्प इसमें A वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, क्योंकि A वाला ऑप्शन में क्या दिया है CH2 दिया गया है और यहाँ पर समूह है। तो यह CH2 समूह किस में आएगा, तो यह CH2 समूह एल्केन में आएगा। और वाल्व किसनर अपचयन जब होता है तो एल्केन प्राप्त होता है, तो इसमें A वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन नहीं देता है इसमें बताना है। तो पहले ये जानकारी रखेंगे कि जो कौन सा ऐसा एमीन होता है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो प्राथमिक एमीन जो होते हैं, याद रखेंगे जो प्राथमिक एमीन होते हैं, यहाँ पर प्राथमिक एमीन जो होते हैं वह कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो प्राथमिक एमीन का पहचान NH2 होता है। क्या होता है NH2, जिसमें NH2 रहता है वह प्राथमिक एमीन होता है। यहाँ देख सकते हैं NH2 इसमें है तो ये तो प्राथमिक एमीन है, तो ये जब प्राथमिक एमीन है तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। ये भी देखेंगे यहाँ पर भी NH2 है तो ये भी प्राथमिक एमीन अभिक्रिया देगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं NH2 है तो ये भी प्राथमिक एमीन जो है आपका जो है प्राथमिक एमीन है और ये भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। इसका मतलब यहाँ देखेंगे NH है तो यहाँ NH आ गया तो ये प्राथमिक एमीन नहीं है, और प्राथमिक एमीन जब ये नहीं है तो यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा, तो इसमें लिख लेंगे विकल्प नंबर जो है, विकल्प जो यहाँ पर क्या हो जाएगा C जो है सही हो जाएगा। क्या बनेगा CH3NH और नीचे दिया है CH3। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि प्राथमिक जो एमीन होते हैं वो कौन सा जो है आपका जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं, लिखाया गया यहाँ पर प्राथमिक एमीन, कौन एमीन, प्राथमिक एमीन जो होते हैं, प्राथमिक एमीन जो है प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। और यहाँ पर बताना था कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो कौन नहीं देगा, तो यहाँ पर पता चल गया कि कौन नहीं देता है। क्या होता है, प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, या लिखेंगे यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन जो अभिक्रिया है या तो प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्राथमिक एमीन नहीं है। तो यही जो ऐसा अभिक्रिया है जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। इसमें C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो ग्लूकोज में जो उपस्थित जो एल्डिहाइड्रिक समूह होता है वह कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे मतलब कौन कौन देता है, पहले इसको याद रखना है। तो ग्लूकोज में जो है उपस्थित जो एल्डिहाइड्रिक समूह होता है वह टालिन अभिक्रिया देता है,
क्या देता है, टालिन अपक्रिया देता है, फेलिंग परीक्षण देता है। तो ये 2 परीक्षण तो देता है, लेकिन सिर्फ परीक्षण जो है वह नहीं देता है। इसका मतलब इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर इसमें जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प जो है इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प इसमें जो है बी इसमें क्या है, सही है, विकल्प है बी जो है सही है। और क्या है, सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ जो है परीक्षण नहीं देता है, सिर्फ परीक्षण नहीं देता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।